हाय एम्पियर्स, सो ये हमारा परिवेश चिंतन का थर्ड वीडियो। ओके, इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो में क्या क्या पढ़ा था उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल के कितने परतें होती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ओजोन किसे कहते हैं। ठीक है, ओजोन परत का समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन का निर्माण कैसे होता है, O3 का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, और ओजोन हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूवी रे परावैंगनिक किरणें क्या होती है, परावैंगनिक किरणें हमारी शरीर पे पड़ने पे क्या होगा, ओजोन परत धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, किन किन कारणों के कारण ओजोन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ठीक है, ओजोन खत्म हो जाएगा तो उसका पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब हम लोग फर्स्ट और सेकंड वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा थर्ड वीडियो है, इसमें हम लोग हरित गृह ग्रीन हाउस किसे कहते हैं। ठीक है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट हरित गृह प्रभाव क्या है उसे किसे कहते हैं। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बोलने का मतलब विश्व तापन। ठीक है, पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है, इसका बढ़ने का क्या कारण है। ठीक है, और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पे, उसी चीज़ों का आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो चैप्टर कौन सा है हम लोग का, परिवेश चिंतन, परिवेश चिंतन चैप्टर नंबर 1 वेस्ट बंगाल फिजिकल साइंस। ठीक है, इसी में हम लोग का जो आज का पहला टॉपिक है वो क्या है, ग्रीन हाउस किसे कहते हैं, हिंदी में हरित गृह से क्या समझते हो, ये हम लोग का पहला टॉपिक है। ठीक है, देख लो। ग्रीन हाउस, ग्रीन मतलब हरा, हाउस मतलब घर, तो हरे घर को ग्रीन हाउस कहते हैं, ये मत समझना। ठीक है, अगर तुम लोग नहीं पढ़ेंगे तो ये मत समझना कि जो कोई घर होगा वो हरा रंग का होगा उसको ग्रीन हाउस कहेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये होता क्या है पहले ये समझते हैं। ठीक है, उससे पहले थोड़ा बात समझो, क्या होता है, पृथ्वी होता है, पृथ्वी बहुत सारे देश है। ठीक है, पृथ्वी बहुत सारे देश है। ठीक है, तो पता है पृथ्वी का कुछ हिस्सा ऐसा भी है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, कुछ हिस्सा ऐसा है कि वहाँ साल भर क्या होता है, सिर्फ बर्फ और बर्फ होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है वहाँ पे। क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ठंडा होने का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की रोशनी है, सूर्य की जो गर्मी है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। अब गर्मी नहीं पहुँच पाती, सूर्य की जो रोशनी है ऊष्मा है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। कहाँ पे, ठंडे जहाँ पे ठंडा है। ठीक है, साल भर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बर्फ होता है, तो वहाँ का तापमान भी क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। और तुमको पता है पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी को ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं, सूर्य की जो ऊष्मा है, जो ताप है, उससे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ठंडे प्रदेशों में ऊष्मा तो है ही नहीं है, सूर्य की जो रोशनी बहुत कम पहुंचती है, वहाँ पे तो तापमान भी क्या होता है, बहुत कम होता है। तो वहाँ पे पेड़ पौधे उगते कैसे हैं और वहाँ पे विकसित कैसे होते हैं। ठीक है, वहाँ के तो पेड़ पौधे मर जाना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ के पेड़ पौधे मरते नहीं है, उनको बचाने के लिए एक उपाय किया जाता है। क्या किया जाता है, उसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस। उसी चीज़ को आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये घर देखो। ठीक है, ये घर क्या है, तुम लोग देख रहे हो, ये घर है, घर की दीवारें और छतें किसकी बनी होती है, कांच की बनी होती है। ठीक है, अब उसमें क्या है, छोटे छोटे पेड़ पौधे, समझो यहाँ पे। ठीक है, तो होता क्या है, ये कांच की क्यों बनी होती है, इसकी क्या विशेषता है इस कांच का। ठीक है, समझ लो ये कोई ठंडा जगह है, पृथ्वी के ऊपर कोई ठंडा जगह है। ठीक है, अब यहाँ पे पेड़ पौधों को हमको उगाना है। पेड़ पौधों को उगाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चाहिए, तापमान चाहिए। ठीक है, ऊष्मा चाहिए, गर्मी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसी की उपस्थिति में पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपनी भोजन निर्माण की प्रक्रिया को करते हैं, प्रकाश संश्लेषण जिसको बोलते हैं, ये करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सूर्य की जो रोशनी, वो बहुत कम रोशनी यहाँ पे पहुँच पाती है। सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की जो ऊर्जा है, जिसमें ताप होता है, गर्मी होता है, वो यहाँ पे बहुत कम, ठंडे प्रदेशों में बहुत कम पहुँचता है, इतना तो पता है ना। लेकिन होता क्या, यहाँ पे एक घर बनाया जाता है, कांच का घर। अब यहाँ पे अगर रोशनी बहुत कम पहुँचता है तो यहाँ के पेड़ पौधे मर जाएंगे, तो उसको मरने से बचाने के लिए, उसको फलने फूलने माने उसको विकसित करने के लिए, वहाँ पे पेड़ पौधों को उगाने के लिए क्या बनाया जाता है, एक कांच का घर बनाया जाता है। ये घर है, किस चीज़ का बना है, कांच का। किस चीज़ का बना है, कांच का घर। अब होता क्या है, सूर्य की जो थोड़ी बहुत रोशनी, सूर्य की जो थोड़ी बहुत ऊष्मा, जिसमें ऊष्मा होता है, जिसमें गर्मी होता है,
वो रोशनी इस कांच को पार करते हुए यहाँ तक तो पहुँच जाती है, यहाँ के धरातल को गर्म करती है, पृथ्वी नीचे जो है, ठीक है, जहाँ पेड़ पौधे उगे हैं, ठीक है, वहाँ के ज़मीन को गर्म कर देती है, वहाँ के आसपास के माहौल को, घर के अंदर का आसपास का जो माहौल है उसको क्या करती है, गर्म कर देती है। गर्म करने के बाद ये जो ऊष्मा है, ये जो सूर्य से निकल के आई, यहाँ पे धरातल को गर्म की, यहाँ के अंदर के माहौल को गर्म की, ठीक है। अब ये अगर बाहर निकलना चाह रही है, क्या निकलना चाहती है, इस कांच के घर से बाहर निकलना चाह रही है, तो ये जो कांच का घर है इसकी यह विशेषता होती है, इस कांच का यह विशेषता है, क्या होता है कि ये जो ऊष्मा, जो रोशनी है, जो ऊर्जा है, ठीक है, वो अगर बाहर निकलना चाहती है तो ये कांच का घर उसे बाहर निकलने नहीं देता। ये जो कांच है वो उसे बाहर नहीं निकलने देता, उसको वापस अंदर की ओर भेज देता है। अब अंदर की ओर भेज देगा तो समझ लो जितनी ऊष्मा गई थी वो अंदर की ओर हमेशा अंदर ही में रहेगा, बाहर उसको निकलने दिया नहीं जा रहा है। तो जितना भी ऊष्मा गया था, जितना भी गर्मी गया था, वो अंदर में क्या हुआ, कैद हो गया। अब अंदर में कैद हो गया तो अंदर का तापमान बाहर की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। अब बाहर की तुलना में अधिक होगा तो यहाँ पे तापमान अगर अधिक होगा तो पेड़ पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाएंगे, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर कर पाए तो पेड़ पौधे वहाँ पे उगने लगेंगे। ये ठीक उसी प्रकार थर्मस देखो, थर्मस में क्या होता है, जब हम किसी गर्म चीज को रख देते हैं वो हमेशा क्या होता है, गर्म रहता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे थर्मस में जैसा काम नहीं करता, यहाँ पे क्या ऊष्मा अंदर जाती है, और ये जो कांच है इसमें इस प्रकार का विशेषता है, क्वालिटी है कि ये क्या करती है, उस ऊष्मा जो अंदर गई थी उसको बाहर, जब वो बाहर निकलना चाहती है, वो गर्मी जब बाहर निकलना चाहती है तो उस गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता। जिस प्रकार थर्मस अंदर में गर्म रहता है ना, जो भी गर्म चीज अंदर में डाल देते हो, थर्मस बंद कर देते हो, हमेशा गर्म रहता है। उसी प्रकार समझ लो जो ऊष्मा गई वो क्या करती है, अंदर के माहौल को गर्म करके रखती है, जिसके कारण क्या होता है, पेड़ पौधे यहाँ पे उग पाते हैं। तो इसे ही हम लोग इस प्रकार का जो कांच का घर है, हरा रंग का नहीं होता, इस प्रकार का जो कांच का घर है, जो ये चीज कर रहा है, जो ऊष्मा को कैद करके रोक रहा है, अंदर की ऊष्मा को बाहर निकलने नहीं दे रहा है, उस कांच के घर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस कहते हैं, हरितगृह कहते हैं। तो हरितगृह की परिभाषा अगर तुमसे कोई पूछे हरितगृह क्या है तो उसे क्या बताओगे कि ठंडे प्रदेशों में कांच के बने हुए घर जो सूर्य की ऊष्मा को स्वयं से होते हुए घर के अंदर तो प्रवेश करने देते हैं, लेकिन अंदर के ऊष्मा को बाहर आने से रोकते हैं, जिसके कारण अंदर का तापमान बाहर की तुलना में अधिक होता है। उन्हीं घरों को हरितगृह ग्रीन हाउस कहते हैं। समझ में आया? आराम से समझोगे तो समझ में आया क्या, अंदर का जो बाहर की जो ऊर्जा है, जो सूर्य से ऊष्मा आ रही है, गर्मी आ रही है, वो अंदर तो गई, लेकिन अंदर की जो ऊष्मा है उसको बाहर जाने से ये कांच का घर रोक देता है, और जिसके कारण अंदर का तापमान क्या होता है, बाहर की तुलना में ज़्यादा होगा, क्योंकि बाहर में जितना भी ऊष्मा आया था चल जाएगा, लेकिन ये जो ऊर्जा है, जो ऊष्मा है, जिसके अंदर जो गर्मी है, वो बाहर तो निकलना चाहता है, लेकिन क्या करता है, ये कांच उसको रोक के रखता है, जिसके कारण अंदर का तापमान क्या होता है, बाहर की तुलना में अधिक होता है। आसपास का जो माहौल है बहुत ठंडा होगा, लेकिन ये घर अंदर से घर जो होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला होगा। घर का तापमान क्या होगा, बहुत अधिक होगा, जिसके कारण पेड़ पौधे अपना भोजन निर्माण कर पाएंगे और वहाँ पे पेड़ पौधे फल फूल सकते हैं। तो ये प्रकार का जो घर है जिसकी ये विशेषता है, अंदर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है, इस प्रकार का जो विशेषता है कांच का घर का, उस घर को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस कहते हैं, हरितगृह कहते हैं। लिख लो, 2 मार्क्स से डेफिनेशन में पूछ सकता है कि हरितगृह से क्या समझते हो, तो ये पूरा लिख देना, तुमको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो, ठीक है, मिटा दे।
तो समझ में आया ना कि हरित गृह का जो घर होता है वो किस चीज़ का बनाता है, ईटा पत्थर का बना होता है, नहीं, किस चीज़ का बना होता है, कांच का बना होता है। कांच की क्या विशेषता होती है, उस कांच का जो हरित गृह में जो कांच, घरों में कांच का प्रयोग हुआ है, जिन कांचों से वो बना है, उस कांच की यह विशेषता होती है कि वो अंदर की उष्मा को बाहर जाने से रोकती है, जिसके कारण अंदर का तापमान क्या होता है, अधिक रहता है, जिसे हम लोग हरित गृह कहते हैं। ठीक है, और 2-3 बातें मेरा याद रखना। ठीक है, ये समझ लो सूर्य है, ये समझ लो सूर्य है। तो सूर्य जो होता है, अब देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे हम तुमको छोटा सा डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है, जो हमको यहाँ पे जरूरत होगा। ठीक है, उस चीज़ों को हम लोग जो आगे वाले चैप्टर में इस सूर्य है, सूर्य की जो यूवी किरणें, परावैंगनिक किरणें, प्रकाश, ऊर्जा, उष्मा, ये सब क्या होता है, ये सब थोड़ी समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्या होता है, ये सब चैप्टर जो 5 चैप्टर है तुम लोग का, चैप्टर का नाम है प्रकाश, ठीक है, लाइट, वहाँ पे हम लोग डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ेंगे। सूर्य की ऊर्जा क्या होती है, उष्मा क्या होती है, ठीक है, तो उस कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और थोड़ा मोड़ा समझ में आया तो उसको लिखते जाओ, याद कर देता, धीरे धीरे करके आगे चैप्टर बढ़ेंगे तो हम लोग को पूरा समझ में आने लगेगा। ठीक है, ये नहीं कि हम तुमको यहाँ पे पढ़ा दिए तो आगे चल के ये चीज़ें काम नहीं आएगी, यही चीज़ें काम आएगी, वहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ जब पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें मेरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसीलिए जहाँ पढ़ाते रहे धीरे धीरे वहाँ से पढ़ते रहो। ठीक है, सूर्य होते हैं, सूर्य में क्या होती है, ऊर्जा, सूर्य में क्या होती है, गर्मी होती है, उष्मा होती है। ये जो उष्मा है वो क्या होती है, सूर्य से निकलती है, सूर्य से क्या होती है, निकलती है, किसके रूप में निकलती है, तरंगों के रूप में, तरंगों के रूप में। तो सूर्य की जो उष्मा है, जो ऊर्जा है, ठीक है, जो गर्मी है, वो सूर्य से निकलती है, किसके रूप में निकलती है, तरंगों के रूप में, जिसको इंग्लिश में वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, वेव। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे सूर्य की जो उष्मा है, ऊर्जा है, जो गर्मी है, वो सूर्य से निकलती है, किस रूप में रहती है, तरंगों के रूप में। जिस प्रकार लहरें माने समुद्र में तरंगे निकलती है ना, पानी ऐसे ऐसे होता है, उसी प्रकार यहाँ के जो उष्मा है, जो रोशनी है, जो आता है लाइट, वो किसके रूप में आता है, तरंगों के रूप में, इस प्रकार करते हुए आता है। तुम लोग देखोगे आसमान में तुमको ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तुमको लगेगा प्रकाश सीधे आ रही है, लेकिन असल में अंदर में ये सब घटनाएं घटित हो रही है, जो हम डिटेल में लाइट चैप्टर 5 नंबर चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसी में से तरंगों के रूप में आता है। पहला तो ये पता चला। अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ की जो लंबाई है उसको बोलते हैं उस तरंग लंबाई। क्या बोलते हैं, उस तरंग की लंबाई, तरंग लंबाई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। समझ में आया, वेवलेंथ किसे कहते हैं, एक तरंग होता है, तरंग का यहाँ से यहाँ की जो लंबाई होता है, परिभाषा नहीं लिखना है क्योंकि 5 चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, तरंग लंबाई क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक ऊर्जा क्या होती है, इसकी सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा डायग्राम से समझ लो कि सूर्य की जो उष्मा है, जो रोशनी है, जो गर्मी है, जो रोशनी आती है, वो क्या आती है, तरंगों के रूप में ऐसे आती है। तुमको सीधा ऐसे ही दिखाई देता होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटी छोटी ये सब जो तरंग लंबाई होती है वो बहुत छोटी होती है, जिसके कारण हमको सीधा दिखाई देता है। तो इसमें कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो तरंग लंबाई समझ में, यहाँ से यहाँ की जो लंबाई होगी क्या होगी, तरंग लंबाई। अब सूर्य से हम बताए थे इससे पहले वाला वीडियो में, क्या सूर्य से जो उष्मा निकलती है, तरंग लंबाई निकलती है, विभिन्न प्रकार की किरणें वहाँ से निकलती है, इसी को किरणें बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, किरणें। तो सूर्य से क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार की किरणें निकलती है, कुछ निकलती है परावैंगनिक किरणें, और कुछ निकलती है जो पृथ्वी तक पहुँचती है, जो रोशनी पृथ्वी तक पहुँचती है, जो उष्मा पृथ्वी तक पहुँचती है ना, उसको हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग विजिबल लाइट। विजिबल लाइट क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट। ठीक है, जो जिसके कारण हम लोग देख पाते हैं। अब तुम लोगों को यहाँ भी कंफ्यूजन होगा क्या कि हम उस सूर्य से जो निकलने वाली जो रोशनी है ना, जिसके कारण हम लोग देख पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट। क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट। ये भी तरंगों के रूप में आती है, लेकिन इसकी जो तरंग लंबाई होती है औरों की तुलना में, ये जो होती है औरों की बहुत छोटी है, परावैंगनिक किरणों की बहुत छोटी है, लेकिन इसका विजिबल लाइट, इसकी जो तरंग लंबाई होती है, ये वाला जो लंबाई होती है वो क्या होती है, बहुत छोटी है। उसकी तरंग लंबाई क्या होती है, बहुत छोटी होती है। क्या, बहुत छोटी है। विजिबल लाइट, जो सूर्य से जो रोशनी निकलती है, जो उष्मा आती है, जो रोशनी आती है, जिसके कारण हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, जो चारों तरफ हम लोग का सूर्य से निकल के आ रही है, उसे क्या कहते हैं, विजिबल लाइट कहते हैं। अभी थोड़ा सा समझ लो, वो भी एक तरंग है, उस तरंग का नाम क्या है, विजिबल लाइट। सूर्य से जो हमारी पृथ्वी तक जो रोशनी पहुंचती है, ठीक है, जो उष्मा पहुंचती है, ठीक है, उसको क्या नाम दिया गया है, विजिबल लाइट। क्यों नाम दिया, ये सब हम लोग 5 चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी जो तरंग लंबाई यहाँ से यहाँ की लंबाई होती है वो क्या होती है, बहुत छोटी होती है। तो विजिबल लाइट की तरंग
लंबाई बहुत छोटी होती है। इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट वेव लेंथ। धीरे ध्यान से याद करो, सूर्य से बहुत प्रकार की किरणें निकलती है, ठीक है। उसी में से एक है विजिबल लाइट, जिसके कारण हम लोग देख पाते हैं, जो पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है, हमारे चारों तरफ जो लाइट आ रही है उसी को क्या नाम दिया गया है, विजिबल लाइट दिया गया है। उसकी जो तरंग लंबाई होती है, तरंगे ऐसी होती है, यहाँ से यहाँ की लंबाई को तरंग लंबाई, उसकी तरंग लंबाई इतनी छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। तरंग लंबाई क्या होती है, बहुत छोटी। अब कितनी छोटी होती है ये तुमको पढ़ाएंगे 5 चैप्टर में, ठीक है। अब इसी थोड़ा सा याद रखना कि जो विजिबल लाइट होता है, तो विजिबल लाइट होता है जो जिसके कारण हम लोग देख पाते हैं, जिसको हम लोग देख पाते हैं, ये विभिन्न प्रकार के जो रंग उंग है ना, जो विभिन्न प्रकार के में ये सादा दिखाई दे रहा है, ये ब्लू दिखाई दे रहा है, ये सब इसके कारण देख पाते हैं, ठीक है। ये 5 चैप्टर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो विजिबल लाइट की जो तरंग लंबाई होती है वो क्या होती है, बहुत छोटी होती है, ठीक है। अब ये लाइट जो सूर्य से निकल के जो लाइट अगर किसी चीज पे पड़ती है ना, तो उसको क्या करती है, गर्म कर देती है, ठीक है। और गर्म करने के बाद ये चीज जो गर्म हो गया, ये जो विजिबल लाइट जो सूर्य से निकल के हमारी धरातल पे पड़ी, किसी भी चीज पे धरातल में मैंने पृथ्वी पे पड़ती है, तो पृथ्वी को क्या करती है, गर्म करती है। और गर्म करने के बाद ये रात के समय ये चीजें क्या होती है, ठंडी होती है। जब ये ठंडी होती है ना, तो ये भी क्या करती है, जो अपनी ऊष्मा का त्याग करती है। जो जिस अगर गर्म हो गई तो हम बोलेंगे उसमें उसके अंदर ऊष्मा है, क्या है, ऊष्मा। अब ठंडा है तो ऊष्मा का त्याग करेगा, क्या करेगा, ऊष्मा का त्याग करेगा। जब ये ऊष्मा का त्याग करती है ना, कोई भी गर्म चीज जब ऊष्मा का त्याग करती है ना, तो वो भी तरंगों के रूप में करती है। किसके रूप में करती है, तरंगों के रूप में। अर्थात ऊष्मा का, ऊर्जा का त्याग किसके रूप में करती है, तरंगों के रूप में। तरंगे क्या होती है, ठीक है, जैसे लहरें पानी की तरंगे होती है, उसी प्रकार से ऊष्मा की क्या होती है, तरंगे होती है, ऊर्जा होती है। तो कोई भी गर्म चीज, ध्यान से याद करना, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। कोई भी ये विजिबल लाइट क्या करती है, धरातल को गर्म करती है, और धरातल गर्म होने के बाद क्या होता है, अब वो ठंडा होना चाहता है, ठंडा होना चाहता है, तो वो क्या करती है, ऊष्मा का त्याग करती है। ऊष्मा का त्याग किसके रूप में करती है, तरंगों के रूप में, ठीक है। वो तुमको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, ये तरंगों के रूप में ऊष्मा का त्याग करती है, ठीक है। अब ये जो तरंगों के रूप में ऊष्मा का त्याग की ना, तो ये जो तरंग है, इसकी जो तरंग लंबाई, इसको इंफ्रारेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रे। थोड़ा सा याद रखना, इंफ्रारेड, इसकी तरंग लंबाई लंबी होती है, लंबी तरंग लंबाई, समझ में आया, लंबी तरंग लंबाई। तो हम यहाँ पे अगर बोले सिंपल सा वे में कुछ समझाना चाहते हैं, तो यहाँ पे समझना कि सूर्य से बहुत प्रकार की किरणें निकलती है, तरंगे निकलती है, ठीक है। उसमें से एक है विजिबल लाइट, ठीक है। विजिबल लाइट के कारण ही हम लोग देख पाते विभिन्न प्रकार के रंग को, ठीक है। हम लोग देख पाते किसके कारण, विजिबल लाइट। ये इसके अंदर भी क्या होती है, गर्मी होती है, ऊष्मा होती है। ये जब किसी धरातल पर पड़ती है, किसी भी चीज पे पड़ती है, तो उसको क्या करती है, धीरे धीरे गर्म करती है। और गर्म करने के बाद अब ये चीज क्या होती है, ठंडा होती है। ठंडा होने के लिए क्या करती है, ऊष्मा का त्याग करती है। ऊष्मा का त्याग किसके रूप में करती है, ये भी तरंगों के रूप में, ठीक है। तरंगों के रूप में क्या करती है, ऊष्मा का त्याग करती है, ठीक है। लेकिन वो जो तरंगे होती है, इसकी जो तरंग लंबाई कुछ थी, ये इसकी तरंग लंबाई छोटी थी, लेकिन जो ऊष्मा का त्याग की, उसकी तरंग लंबाई क्या होगी, बड़ी होगी। तो उसको, अगर तरंग लंबाई बड़ी होगी तो उसको एक नया नाम दिया गया है। उस प्रकार के तरंग को बोला गया इंफ्रारेड रे। तो कोई भी गर्म चीज जब अपना ऊष्मा का त्याग करता है, किसके रूप में, तरंगों के रूप में, तो उस प्रकार के तरंग को क्या बोला गया, इंफ्रारेड रे, ठीक है। उसकी तरंग लंबाई क्या होती है, अधिक होती है। इंफ्रारेड की तरंग लंबाई क्या होती है, अधिक होती है। बस अगर नहीं कुछ समझ नहीं आया तो इतना याद रखना कि विजिबल लाइट जो होता है, सूर्य से जो निकल के आती है, उसकी तरंग लंबाई छोटी होती है। और जो कोई भी चीज, गर्म चीज जब ऊष्मा का त्याग करता है, तो वहां से जो तरंगे निकल के ऊष्मा, तरंगों के रूप में ऊष्मा चलती है, ठीक है, वो क्या होती है, उसको बोलते हैं इंफ्रारेड। उसकी तरंग लंबाई क्या होती है, लंबी होती है। बस इतना चीज याद रखना, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, बस इसको पढ़ते हैं। घबराने का बात नहीं है, सब चीज़ को तुमको हम 5 चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके हर एक चीज़ को पढ़ाएंगे, तो घबराने का बात नहीं है, ठीक है। अब हरित ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हरितगृह प्रभाव क्या है, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। होता क्या है, ये पृथ्वी है, ठीक है। ये क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। उसी में से बहुत सारी ऐसे गैसें, CO2,
ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, ओजोन O3, ठीक है, ये विभिन्न प्रकार की CH4 इस प्रकार की गैसें पृथ्वी के चारों तरफ है। उसके ऊपर क्या है, ये क्षोभ मंडल में ये सब गैसें हैं, ठीक है। ओजोन क्षोभ मंडल में भी पाया जाता है और समताप मंडल में पाया, ओजोन मंडल O3 है, क्या है उसके ऊपर, क्या ओजोन है। इस प्रकार की गैसें चारों तरफ पृथ्वी के चारों तरफ फैली है। सूर्य से बहुत प्रकार की किरणें निकलती है, ठीक है। एक परावैंगनिक किरणें निकलती है, UV रेस, ठीक है। UV रे क्या करते हैं, ओजोन परत पे आती है तो ओजोन क्या करता है, इस UV रे को पृथ्वी तक आने से रोक देता है। अब दूसरी परावैंगनिक, बहुत सारी परावैंगनिक में दूसरी परावैंगनिक जो सूर्य की जो ऊष्मा है, ठीक है, इसको बोलते हैं विजिबल लाइट। क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट, जिसके कारण हम लोग देख पाते हैं जो रोशनी पृथ्वी, सूर्य की वह रोशनी जो पृथ्वी तक पहुंचती है उसको बोलते हैं विजिबल लाइट, ठीक है। ये इन गैसों को पार करते हुए ना ये जो विजिबल लाइट है इसको ना ओजोन रोकता है और ना ही कौन रोकता है, CO2 CFC O3 गैसें रोकती है। क्यों, क्योंकि इसकी जो तरंग लंबाई होती है वो बहुत छोटी होती है। तरंग लंबाई क्या होती है, बहुत छोटी होती है। तो वो किरणें जिनकी तरंग लंबाई बहुत छोटी होती है वो क्या करती है, CO2 CFC ये जो गैसें चारों तरफ है उसको पार करते हुए पृथ्वी तक तो पहुंच जाती है, ठीक है। अब पृथ्वी तक पहुंचने पे पृथ्वी को क्या करती है, धीरे धीरे गर्म करती है। गर्म करने के बाद पृथ्वी भी क्या करेगा, रात के समय ऊष्मा का त्याग करेगा। ऊष्मा का जब पृथ्वी त्याग करेगा तो वो किसके रूप में करेगा, इंफ्रारेड के रूप में, इंफ्रारेड रे के रूप में ऊष्मा का त्याग करेगा। इस तरंगों के रूप में ऊष्मा का त्याग करेगा। ये जो है, ये जो तरंग है इसकी तरंग लंबाई क्या होती है, अधिक होती है। इसकी जब तरंग लंबाई अधिक होते है, ये जब बाहर निकलना चाहता है, वायुमंडल से बाहर निकलना चाहता है, तो ये जो गैस है CO2 CFC O3 CH4 ये विभिन्न प्रकार के गैसें जो पृथ्वी के चारों तरफ है वो क्या करता है, उसको बाहर नहीं जाने देता है, उसको अंदर भी ऐसे परावर्तित कर देता है, अंदर की ओर वापस भेज देता है, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बना रहता है। नहीं तो समझो ये जो प्रकाश किरणें जो दिन के समय हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है और पृथ्वी को गर्म करती है, ठीक है, पृथ्वी का तापमान नॉर्मल रहता है। लेकिन जब रात को सूर्य नहीं रहता है तो क्या होता है, पृथ्वी ठंडा होने लगता है, ठीक है, ये ऊष्मा का त्याग करता है। अगर ये ऊष्मा बाहर चली जाती ना तो पृथ्वी का तापमान बहुत कम जाता। लेकिन होता क्या, ये जो इंफ्रारेड है, ठीक है, जो पृथ्वी के गर्म होने के कारण जो निकली है ऊष्मा वो क्या होती है, जब बाहर निकलना चाहता है तो CO2 CFC O3 ये सब गैसें उसको पकड़ के वापस पृथ्वी की ओर भेज देती है, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी का तापमान होता है ना, रात के समय में पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा कम नहीं होता। तो ये जो प्रोसेस है जिसके कारण क्या होता है, ये जो इंफ्रारेड वापस पृथ्वी की ओर वापस आ जाता है, ये जो प्रोसेस है, ये जो हुआ है उसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। अब सिंपल सा परिभाषा लिख देते हैं, उसी को याद कर लेना, समझ में आ जाएगा। क्या कि वायुमंडल में उपस्थित CO2 CFC, ठीक है, CH4 इत्यादि गैसें सूर्य से आने वाली छोटी तरंग लंबाई शॉर्ट वेव लेंथ, वायुमंडल में उपस्थित CO2 CFC CH4 इत्यादि गैसें सूर्य से आने वाली छोटी तरंग लंबाई जो किरणें आती है, विजिबल लाइट, उसकी तरंग लंबाई क्या होती है, छोटी, उसको छोटी तरंग लंबाई को स्वयं से होकर पृथ्वी तक आने देती है। और पृथ्वी तक आने देगी तो ये पृथ्वी को क्या करेगी, ये जो विजिबल लाइट है पृथ्वी को क्या करेगी, गर्म करेगी। गर्म करने के बाद पृथ्वी कौन सी तरंगों के रूप में अपनी ऊष्मा का त्याग करेगा, इंफ्रारेड, सिर्फ नाम याद रखना, ठीक है। लेकिन पृथ्वी अपनी ऊष्मा का त्याग कब कर देती है, पृथ्वी ठंडी होने लगती है, मतलब जब सूर्य नहीं रहेगा तो पृथ्वी क्या होना चाहेगा, ठंडा होना चाहेगा, जिसके कारण क्या होगा, पृथ्वी अपना ऊष्मा का त्याग करेगा, पृथ्वी के अंदर जो गर्मी है वो धीरे धीरे निकलने रहेगी, ठीक है। लेकिन पृथ्वी द्वारा त्यागी गई लंबी तरंग लंबाई लॉन्ग वेव लेंथ
सूर्य से आने वाली छोटी तरंग लंबाई वाले किरणों को स्वयं से होकर पृथ्वी तक आने देती है, लेकिन पृथ्वी द्वारा त्यागी गई लंबी तरंग लंबाई वाले किरणों को बाहर जाने से रोकती है और उसे पुनः पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बना रहता है। बना रहता है मीन्स नॉर्मल रहता है, ठीक है। रात के समय भी तापमान बहुत कम नहीं होता। तो समझ में आया, ध्यान से समझना। बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलती है, उसमें एक यूवी रे को कौन रोक देता है? ओजोन रोक देता है, ठीक है। और दूसरी जो छोटी तरंग लंबाई वाली किरणें, ये उसको ना ओजोन रोक पाता ना ये सब गैसें रोक पाती, वो पृथ्वी तक आ जाती है, ठीक है। ओजोन ना ये रोक पाता, ओजोन रोक पाता ना CO2 CFCO3, ये जो क्षोभ मंडल में गैसें भी स्थित है, वो भी इन छोटी तरंग लंबाई वाली किरणों का कुछ नहीं करती है, वो सीधा चुपचाप पृथ्वी तक आ जाती है। लेकिन पृथ्वी को धीरे धीरे गर्म करती है। रात्रि के समय सब सूर्य चल जाता है, सूर्य नहीं रहता है, तो क्या होता है, ये पृथ्वी अपनी जो गर्म हुआ ना, अब उष्मा का त्याग करेगी। उष्मा का त्याग किसके रूप में करती है? इंफ्रारेड के रूप में, इंफ्रारेड तरंगों के रूप में, ठीक है। लेकिन इंफ्रारेड तरंगों के रूप में जब उष्मा का त्याग करती है तो उसकी तरंग लंबाई क्या होती है? इसकी तरंग लंबाई से अधिक होती है, लंबी तरंग लंबाई होती है। अब लंबी, ऐसा कुछ विशेषता है, लंबी तरंग लंबाई वालों को ये सब गैसें क्या करती है? रोक देती है। तुम नहीं जाएगा, ठीक है। छोटी वाला का आने दिया, लंबी वालों को जाने से रोक दिया, बोला तुम वापस यहाँ पे चले जाओ। लंबी तरंग लंबाई इंफ्रारेड जो पृथ्वी से बाहर जाना चाहती है, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाना चाहती थी, अगर ये चल जाती तो पृथ्वी का तापमान बहुत कम जाता, ठीक है, ठंडा हो जाता। लेकिन ये क्या करती है? इसको वापस पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देती है, वापस इधर भेज देती है, जिसके कारण क्या होता है? रात्रि के समय भी पृथ्वी का तापमान क्या होता है? बहुत ज्यादा कम नहीं होता, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है CO2 CFCO3 CH4 इन सब गैसों के कारण जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा कम नहीं होता, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरितगृह प्रभाव कहते हैं। याद रखना, ठीक है। ये अगर नहीं होती, ये सब गैसें नहीं होती, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरितगृह प्रभाव नहीं होता, तो पृथ्वी का तापमान इतना कम जाता, -18 डिग्री सेल्सियस, बहुत ठंडा हो जाता। पृथ्वी का तापमान क्या हो जाता? -18 डिग्री सेल्सियस रात्रि के समय हो जाता। अगर ये सब गैसें नहीं होती तो पृथ्वी का तापमान कितना हो जाता? बहुत ज़्यादा कम, -18 डिग्री सेल्सियस हो जाता। अभी अगर औसत अभी तापमान देखोगे तो पृथ्वी का तापमान, औसत तापमान पृथ्वी का देखोगे तो अभी कितना है? 14 से 15 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव में, ठीक है। लेकिन अगर अभी मैंने औसत तापमान अभी का देखोगे तो क्या होता है? 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। लेकिन अगर ये सब गैसें ना रहती और उष्मा आई, पृथ्वी को गर्म किया और सारा उष्मा रात्रि के समय अगर चल जाता, तो उस समय अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता पृथ्वी पे, तो पृथ्वी का तापमान कितना पहुंच जाता? -18 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता। जो हमारा उस पर तुम जीवित, कोई भी जीव जंतु -18 डिग्री सेल्सियस पे जीवित नहीं रह पाता, ठीक है। तो हरितगृह प्रभाव जो है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हमारे लिए लाभदायक है। क्यों? क्योंकि उसके कारण पृथ्वी का जो तापमान है वो कितना? 15 डिग्री सेल्सियस, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है, जो सभी जीवधारियों के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। थोड़ा धीरे धीरे याद करना, हो जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग को थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझने में दिक्कत होगी, लेकिन विश्वास रखना, उसको हम लोग फिफ्थ जो चैप्टर है, ठीक है, 5वां जो चैप्टर है, उसमें पक्का कवर करेंगे, पक्का चीज़ों को, एक एक चीज़ों को समझाएंगे, ठीक है। इसको लिख लो, ठीक है, लिख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन हाउस गैसें या हरितगृह गैसें क्या होती है। एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है कि ग्रीन हाउस गैसें, हरितगृह गैसें क्या होती है, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं, ठीक है। तो अगर पूछे क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए जरूरी है, लाभदायक है, तो हाँ। क्यों? क्योंकि उसके कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता है? 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। नहीं तो रात्रि के समय -18 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जो हमारे लिए क्या होता है? हानिकारक होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे
हरित गृह गैसें, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस तुमको पता है वे गैसें जो लंबी छोटी तरंग लंबाई वाली किरणों को पृथ्वी तक पहुंच नहीं देती, लेकिन लंबी तरंग लंबाई वाली किरणों को पृथ्वी से माने पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलने से रोक देती है, उसे ही क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। तो वे गैसें जो छोटी तरंग लंबाई वाले किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने देती है, लेकिन लंबी तरंग लंबाई वाले किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाने से रोकती है। उन गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। समझ में आया? ओजोन वाला गैस अलग था, ये गैस अलग था। ये क्या करता है कि सूर्य की ऊष्मा को पृथ्वी तक पहुंचने देती, लेकिन पृथ्वी की जो त्यागी गई ऊष्मा है लंबी तरंग लंबाई के रूप में, उसको पृथ्वी के वायुमंडल से जाने से रोकती है, पुनः पृथ्वी की ओर वापस भेज देती है। तो ये सब जो गैसें कर रही है, जो गैसें ये गैसों का समूह ये सब कर रही है, उन गैसों के समूह को ही हरित गृह गैसें कहा जाता है। उसमें सबसे एक नंबर पर आता है CO2, नाम पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। लिख लो कार्बन डाइऑक्साइड, पहला वीडियो में हम लोग पढ़े थे। उसके बाद है CH4, मीथेन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीथेन। उसके बाद CFC गैस कौन कौन सी है पता है तुमको? CF2, Cl2 और CFCl3। ये दोनों गैसें क्या, ये ओजोन को जाके ओजोन का भी विनाश करता है, ठीक है। लेकिन ये हमारे लिए यहाँ पे लाभदायक है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, पृथ्वी के तापमान को समान बनाए रखने में हमारी मदद करती है। तो CO2, CH4, CFC गैसों में कौन कौन से आता है? ये और क्या, और N2O, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, O3, और लास्ट आता है जलवाष्प जिसको इंग्लिश में वाटर वेपर, ठीक है। और इसका सूत्र होता है H2O। पानी का भी यही सूत्र होता है, ठीक है। पानी का ही जो जलवाष्प होता है वो क्या होता है, पानी का ही गैसीय रूप होता है। दोनों का सूत्र एक ही होता है। तो ये सब जो गैसें हैं याद कर लो, रट लो, जो भी करना है कर लो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एक बार हिंदी में लिख लेना, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, जैसे CFC भी बोल सकते हो, नहीं तो CF2Cl और CFCl3, ये दोनों गैसें N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, O3, जलवाष्प, H2, जलवाष्प, वाटर वेपर जिसको बोलते हैं, सूत्र क्या है H2O। पानी का भी यही सूत्र होता है। पानी को ही गर्म कर देते हैं तो गैस के रूप में जब बदल जाता है, पानी का ही गैसीय रूप H2O होता है, सूत्र एक ही होता है, ठीक है। तो ये सब गैसें जो है वो क्या है, हरित गृह गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है। इसमें से सबसे खतरनाक है, सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसें, सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। लिख लेना, सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जिसके कारण ग्रीन हाउस जो होता है, जितना भी ऊष्मा रोका जाता है, सबसे अधिक ऊष्मा अगर किसी गैस के द्वारा रोका जाता है तो किसके द्वारा रोका जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग ने वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या कहता है, ग्रीन हाउस गैसें क्या होता है ये पढ़ लिया, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड एक है, उसी के कारण जो एक घटना घटित होती है उसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इसको हिंदी में विश्व तापन, ठीक है,
तो विश्व तापन या ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। ग्लोबल मतलब विश्व, पूरा दुनिया का, वार्मिंग में दुनिया का तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वार्म मीन्स गर्म, ठीक है। तो विश्व तापन इसका बहुत सारा हिंदी में नाम है, वैश्विक उष्णता, भूमंडल का उष्मन, ठीक है, इस प्रकार का बहुत तापन, भूमंडल का तापन, इस प्रकार का बहुत सारा नाम है, ठीक है। इंग्लिश में याद रखना ग्लोबल वार्मिंग, हिंदी में कभी कभी इस पर निबंध भी लिखने दे देता है, जब हिंदी पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे इस पर निबंध कैसे लिखते हैं। ज्योग्राफी में ये चीज़ पढ़ना है तुमको, ठीक है। तो ये क्या होता है, ठीक है। तो इसको पहले लिख लेते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसे विश्व तापन कहते हैं। बहुत सारे हिंदी में नाम है, विश्व तापन, वैश्विक उष्णता, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग याद रखना, ठीक है। क्या हो रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन क्या होता है, बढ़ता जा रहा है, जिसे क्या कहते हैं, वैश्विक उष्णता या फिर विश्व तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। होता क्या है, देखो ये पृथ्वी है, जब पृथ्वी पे बहुत सारी आबादी नहीं थी, बहुत आज से बहुत 70-80 साल पहले कुछ ऐसा समझ लो, ठीक है, आबादी नहीं थी, तो उस समय CO2, CFC, CH4 ये सब गैसों की मात्रा क्या थी, बहुत कम थी, बहुत कम ही होगा, ठीक है। ये सब गैसें किससे निकलती है, फ्रिज से। अब पहले के ज़माने में जब फ्रिज व्रिज नहीं था तो ये सब गैसें बहुत कम निकलती होगी, बहुत होता भी नहीं होगा, ठीक है। तो उस समय क्या होता था, जो विजिबल लाइट है वो पृथ्वी तक आती थी, ठीक है, और पृथ्वी से जो इंफ्रारेड निकलती थी वो कुछ इन गैसों के द्वारा परावर्तित कर दिया जाता था, कुछ बाहर निकल जाता था, जिसके कारण क्या होता, पृथ्वी का तापमान नॉर्मल रहता। लेकिन अभी के समय में क्या हुआ, ये सब गैसों की मात्रा CO2, CFC, ठीक है, CH4, O3 जो ओजोन जो ग्रीन हाउस गैस है वो सब की मात्रा धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो पृथ्वी विजिबल लाइट उष्मा जो सूर्य से जो निकल के उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है, और पृथ्वी जब उष्मा का त्याग करती है तो ये सब जो उष्मा है ये जो बाहर निकलना चाहती है, ठीक है, पहले ये सब गैसें कम थी तो बाहर निकल जाती थी, थोड़ी बहुत रुकती थी, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान नॉर्मल ठीक ठाक रहता था। लेकिन अब क्या होता है, ये सब गैसें ये सब गैसों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये सब उष्मा अगर निकलना चाहती है तो ये सब गैसें जो क्या करती है, उसको रोक देती है। तो समझ लो, अगर ध्यान से समझो कि बहुत सारी उष्मा, बहुत दिनों तक ऐसी उष्मा पृथ्वी से, सूर्य से निकल कर उष्मा पृथ्वी तक पहुंचेगी, लेकिन पृथ्वी से बाहर अगर उष्मा नहीं जा पाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, जो उष्मा पृथ्वी के चारों तरफ बहुत सारा उष्मा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगा। अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगा तो दिन प्रतिदिन क्या होगा, पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, इन गैसों के कारण। पहले इन गैसों की मात्रा कम थी, तो जितनी आवश्यक उष्मा चाहिए थी पृथ्वी के वायुमंडल में, उतनी उष्मा इन गैसों के द्वारा रुक जाती, तो पृथ्वी का तापमान बहुत कमता नहीं था, ठीक है। लेकिन अब इसकी मात्रा बढ़ रही है, तो पृथ्वी सूर्य से निकल के जितनी भी उष्मा आती है, ठीक है, वो क्या होती है, कोई भी उष्मा बाहर निकल नहीं पा रही है, वो क्या होती है, पृथ्वी के वायुमंडल में ही कैद हो जा रही है। अब धीरे धीरे ऐसे कैद होते 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 एक समय क्या होगा, पृथ्वी का तापमान क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब बढ़ता जाएगा, उस चीज़ के बढ़ जाएगा, अगर तापमान बढ़ जाएगा तो पृथ्वी हमारे जीवन के माने रहने योग्य नहीं हो पाएगा, रहने योग्य नहीं होगा, तो उसी चीज़ को, पृथ्वी का जो तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, विश्व तापन, ग्लोबल वार्मिंग। कंफ्यूज मत हो, पहले इन गैसों की मात्रा कम थी, ये हमारे पहले इन गैसों ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए लाभदायक है। क्यों, क्योंकि वो पृथ्वी रात के समय पृथ्वी का तापमान बहुत कम नहीं होता उसके कारण। लेकिन जैसे जैसे इन गैसों की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, ठीक है, क्या होती है, जितनी भी उष्मा आ रही है, ठीक है, वो पहले जब इन गैसों की मात्रा कम थी तो आधा उष्मा यहाँ रुक जाता था, आधा उष्मा चली जाती थी। लेकिन जैसे ही उष्मा आ रही है, ठीक है, पृथ्वी उस उष्मा को ग्रहण कर रहा है, उष्मा जैसे ही बाहर निकलना चाहता है, सब जगह क्या, ये सब गैसें फैल गई है। अब ये सब गैसें बहुत ज़्यादा
हो जाने के कारण ये सब गैसें क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन हमारे वायुमंडल बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, सब गैसें फैल रही है, और जहाँ से भी उष्मा निकलने चाहती है ये सब गैसें क्या करती है, उस उष्मा को रोक देती है, पृथ्वी की तरफ वापस भेज देती है, जिसके कारण क्या होगा, पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए अच्छा है, लेकिन ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब ग्रीन हाउस गैसें अधिक होने के कारण क्या होगा, अधिक उष्मा पृथ्वी की तरफ आएगी, अधिक उष्मा पृथ्वी के वायुमंडल में कैद हो जाएगी, बहुत अधिक उष्मा जो बाहर निकलना चाहती थी जो उष्मा वो भी क्या होगी पृथ्वी के इन गैसों के द्वारा पृथ्वी की ओर भेज दी जाएगी, जिसके कारण धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान क्या होगा, बढ़ता जाएगा, जिसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विश्व तापन, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, यह एक वैश्विक समस्या है। ठीक है, यह क्या है, एक वैश्विक समस्या। ये एक देश का या हमारा या तुम्हारा किसी एक देश का समस्या नहीं है, पूरे पृथ्वी का तापमान बढ़ा है, तो पृथ्वी का तापमान बढ़ा है तो पूरा दुनिया का यह एक चिंतन करने का विषय है, वैश्विक समस्या है। क्या यह एक वैश्विक समस्या है, पूरे पृथ्वी के लिए ये एक प्रॉब्लम होगा आगे चल के। ऐसे ही अगर इन गैसों की मात्रा में कमी ना लाया जाए, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कमी ना लाया जाए तो क्या होगा, ऐसे ही पृथ्वी का तापमान क्या होगा, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, जो क्या होगा हमारे लिए हानिकारक होगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग विश्व तापन में सबसे अधिक CO2 ग्रीन हाउस गैस की भूमिका है। तुमको बताए थे अभी कि सबसे अधिक उष्मा किन गैसों के द्वारा रोकी जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा रोकी जाती है। तो ये जो है ये सबसे अधिक उष्मा को रोकता है, सबसे अधिक तापमान पृथ्वी का तापमान जो बढ़ा है किसके कारण बढ़ा है, इसके कारण बढ़ा है। तो बोलेगा कि ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक किस गैस की भूमिका है, तो CO2 गैस की भूमिका है। यह सबसे हानिकारक हरितगृह गैस कौन है, तो वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। अब पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, ये हमारे लिए एक समस्या है। किस प्रकार समस्या उसको लिखते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग विश्व का तापमान, पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ने से क्या हो रहा है, मौसम का जो चक्र है, ठीक है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है। मौसम का चक्र बोलने का मतलब समझ लो इंडिया है, इंडिया में बारिश का बहुत मिला जुला बारिश होता है, लेकिन इस ग्लोबल वार्मिंग विश्व का तापमान जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, इस मौसम यहाँ पे मिला जुला बारिश होता था, तो कभी कभी होगा कि यहाँ बारिश होगा ही नहीं, और कभी कभी होगा तो बहुत ज़्यादा बारिश होगा, जिसके कारण इस देश में क्या आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। ठीक है, तो मौसम का जो चक्र है, कहीं बारिश होगा, कहीं बारिश नहीं होगा, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होगा, कहीं पूरा बारिश होगा ही नहीं। ठीक है, इस तरह का बहुत सारे समस्या इसके कारण उत्पन्न होती है। तो पहला कारण क्या कि विश्व तापन के कारण मौसम चक्र पर प्रभाव पड़ा है। कई क्षेत्रों में बाढ़ तो कई क्षेत्रों में सूखा जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। दूसरा क्या है, समझो, पृथ्वी का तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा, जो पृथ्वी के जो पर्वत है, पर्वत पे क्या है, बर्फ है, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वो बर्फ क्या होगा, पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। अब बर्फ अगर पिघलना स्टार्ट होगा तो बर्फ का पानी कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा। समुद्र में जाएगा तो समुद्र का पानी जो जल स्तर था, पानी इतना था, पानी धीरे धीरे बढ़ेगा, पानी धीरे धीरे बढ़ेगा तो आसपास का जो समुद्र के आसपास का जो इलाका है उसमें क्या आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। तो तापमान में वृद्धि से बर्फ की टोपियाँ बोलने का मतलब है बर्फों पे जो पर्वतों के ऊंचे भाग पे जो बर्फ जमी रहती है उसी को बोला गया बर्फ की टोपियाँ। तो बर्फ की टोपियाँ पिघलने लगेगी जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। जल स्तर
जल का जो लेवल है पहले जितना था अब जल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, उसी को बोला गया जल स्तर बढ़ेगा और बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न होगी। समझ में आया। तीसरा क्या कि जो तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी के कई क्षेत्रों में बहुत गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो तापमान में वृद्धि के कारण कई क्षेत्रों में, कई देशों में, कई क्षेत्रों में गंभीर बीमारियां जैसे हाथी पांव रोग, हाथी पांव रोग बोलने का मतलब क्या है, जो मनुष्य का पैर होता है वो क्या होता है, फूलने लगता है, बहुत मोटा हो जाता है, उसी को बोला गया हाथी पांव रोग। तो तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा हाथी पांव रोग होता है, मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य का जो हाथ पैर है वो क्या होगा, फूलने लगेगा। हाथी पांव रोग, मलेरिया जो मच्छरों के कारण होता है। ठीक है, ये भी जो बीमारी है ये भी क्या होगा, दिन प्रतिदिन जो तापमान बढ़ेगा तो मच्छरों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि होगी, जिसके कारण मलेरिया जैसी बीमारियां भी फैलने लगेगी। और चर्म रोग जैसी, यहां लिख देते हैं जैसी बीमारियां होगी, चर्म रोग जैसी बीमारियां होंगी। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा स्किन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां बढ़ने लगेगा। तो ये ग्लोबल वार्मिंग, तापमान बढ़ने के ये तीन प्रभाव हमें पड़ सकता है। इन तीनों को लिख देना, 2 मार्क्स में पूछेगा तो लिख देना कि वैश्विक उष्णता, विश्व तापमान का क्या प्रभाव है। तो ये 3 प्रभाव है। ठीक है, पहला मौसम पे प्रभाव पड़ेगा, दूसरा क्या, समुद्र की जो टोपियां है, बर्फ है, पिघलने लगेगा जिसके कारण बाढ़ आ सकता है। तीसरा क्या, हाथी पांव, हाथ पैर फूलने लगेगा, मलेरिया और चर्म रोग, स्किन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होगी। अब हमको क्या करना है कि ग्लोबल वार्मिंग, विश्व तापमान को अगर कम करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो गैस जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो ग्रीन हाउस गैस जो बहुत अधिक उष्मा को रोक रही है, उन गैसों की मात्रा में क्या करना पड़ेगा, कमी लाना पड़ेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का एक ही उपाय है क्या, कि ग्रीन हाउस गैसों की जो मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो हम ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कमी के क्या क्या उपाय है, क्या क्या कर सकते हैं जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसों की जो मात्रा बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, उसको कैसे रोका जाए, कैसे नियंत्रित किया जाए। ठीक है, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, वही हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस। ठीक है, तो क्या होगा, अभी क्या पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कैसे कमी लाया जाए, क्या उपाय है ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कमी लाने का। ठीक है, उसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वैश्विक उष्णता या विश्व का जो तापमान है वो एक समस्या है, उसको कैसे ठीक किया जाए। ठीक है, तो ठीक करने का एक ही उपाय है क्या, कि जिनके कारण वो बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसों के कारण बढ़ रहा है, उस गैसों में कमी लाना पड़ेगा। उस गैसों की जो संख्या बढ़ रही है उन गैसों की संख्या में कमी लाना पड़ेगा, मात्रा में कमी लाना पड़ेगा। तो उसी चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कमी लाने के उपाय। ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कमी कैसे ला सकते हो, तुमको पता है सबसे हानिकारक ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किसके कारण क्या हो रहा है, पेड़ पौधों के काटने के कारण क्या हो रहा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, अगर पेड़ पौधे बहुत अधिक रहते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कम रहता है। तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड को अगर कम करना है तो पेड़ पौधे जो काट रहे हैं हम लोग उसको कम करना पड़ेगा और पेड़ पौधे अधिक उगाने पड़ेंगे, जिसके कारण क्या होगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कमेगी। ठीक है, तो पेड़ पौधों के कटाव, पेड़ पौधों का कटाव, इस पेड़ पौधों को जो काटा जा रहा है, ठीक है, पेड़ पौधों के कटाव को रोकना चाहिए और वृक्षारोपण मीन्स नए नए पेड़ लगाना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए, वो ढाबा है, ठीक, बढ़ावा देना चाहिए।
तुम लोग को पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, पेड़ पौधे अपने भोजन निर्माण की क्रिया में वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको लेता है, ठीक है। पेड़ पौधे को काट लेगा तो गैस लेने वालों की संख्या कमेगी, जिसके कारण वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग गैसें छोड़ी वो क्या होगी, वायुमंडल में बढ़ते जाएगी। लेकिन पेड़ पौधे अगर रहती तो ये इन गैसों को ग्रहण करता, ठीक है, उसको ऑक्सीजन में बदल देता, ठीक है। तो हमको क्या कहा, हम पेड़ पौधे काट रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बढ़ते जा, अगर हम पेड़ पौधों को ना काट के पेड़ पौधे और उगाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ रहा है वो धीरे धीरे क्या होगा, कमना स्टार्ट हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे हानिकारक ग्रीन हाउस गैस है, उसकी मात्रा में संख्या में कमेगा तो विश्व का जो तापमान, जो ग्रीन हाउस गैस है यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो उष्मा को रोक रही थी उस उष्मा को नहीं रोक पाएगी, जिसके कारण जो पृथ्वी के तापमान है जो बढ़ रहा था वो धीरे धीरे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, कमना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा क्या, तुमको पता है जो जीवाश्म ईंधन तुमको पता है क्या, किसको बोलते हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब को जलाते हो, इसमें क्या होता है, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। इन सब चीज़ों को जलाने पे, इसी को जीवाश्म ईंधन कहा गया, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों को जलाने पे बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैसें उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रही है तो क्या, वो ग्रीन हाउस गैस है, उसकी मात्रा में कम करना है तो हमको जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करना चाहिए। समझ में आया? इसका उपयोग अगर कम किया तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अपने आप कमेगी, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस की मात्रा कमेगी, वो ग्रीन हाउस गैस है तो ग्रीन हाउस कमेगा तो जो तापमान बढ़ा था वो भी धीरे धीरे कमना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब तापमान में जो वृद्धि हो रही थी वो रुक जाएगी, ठीक है। और क्या तुमको पता है CFC भी एक ग्रीन हाउस गैस है। CFC किससे निकलता है, AC फ्रीज से। तो AC फ्रीज में CFC गैस का उपयोग होता है, तो AC फ्रीज में CFC गैस के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। AC गैस में ऐसा कुछ केमिकल आता है जिसके कारण CFC गैसें निकलती है, तो AC फ्रीज का उपयोग तो कम नहीं कर सकते, लेकिन इसमें जो CFC गैस से उपयोग हो रहा है उसको अगर CFC की जगह कोई एक अन्य गैस रखेंगे जो हमारे लिए लाभदायक होगा, हमारे वायुमंडल के लिए लाभदायक होगा, CFC की जगह कोई और गैस उससे निकलेगा जो हमारे वायुमंडल के लिए लाभदायक होगा, तो क्या होगा, हमारे लिए अच्छा होगा, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा कमेगी। इसीलिए CFC गैस जो AC फ्रीज में CFC गैस यूज हो रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, प्रतिबंध लगाना चाहिए, उस पर बैन लगा देना चाहिए, ठीक है, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा क्या, ठीक है, गैर परंपरागत आदम है, ठीक है, परंपरागत ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। तुमको पता है कोयला, लकड़ी सब से जलाने, ये सब ऐसी चीज़ों से खाना बनाने पे क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। तो हमें इनकी मात्रा में कम करने के लिए क्या करना है, गैर परंपरागत ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, सोलर पैनल जो होता है, ठीक है, उससे, या पवन ऊर्जा, पवन के द्वारा जो विद्युत, पवन चक्की पढ़ाएंगे, ठीक है, पवन चक्की के द्वारा जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है, विद्युत उत्पन्न होता है, उस सबका उपयोग हमको ज़्यादा करना चाहिए, खाना वाना बनाने में इस सब का चीज़ का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। और लकड़ी उकड़ी ये सब को जलाना नहीं चाहिए, इस सबसे इलेक्ट्रिसिटी से जो खाना वाना बनता है उससे उसके उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, गैर परंपरागत ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, लास्ट करना चाहिए हमको, वाहनों यानी गाड़ी का उपयोग कम करना चाहिए। वाहनों के उपयोग से भी ग्रीन हाउस गैसों का निर्माण होता है, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। तो इन सब चीज़ों का अगर उपयोग किए तो ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कमेगी, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में बढ़ेगी, तो पृथ्वी का तापमान जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है वो क्या होगा, नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। नोट डाल के एक और बात लिख लेना, क्या कि O2 N2 ग्रीन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ग्रीन हाउस गैसें नहीं है, ग्रीन हाउस गैसें नहीं है, अर्थात ये जो
इंफ्रारेड लंबी तरंग लंबाई वाली जो ऊष्मा है किरणें, उसको ये बाहर जाने से नहीं रोकती है। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस गैसें नहीं है, ये ओजोन को क्षति पहुंचाती भी नहीं है और ना ही ग्रीन हाउस गैसें, ये हमारे लिए क्या अच्छी है। ठीक है, लेकिन ये सब जो CFC, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ठीक है, ये सब गैसें क्या करती है, ये हमारे लिए हानिकारक है। इनकी ये हानिकारक नहीं है एक्चुअली में, ये अगर कम मात्रा में है तो हमारे लिए लाभदायक, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, वही हमारे लिए हानिकारक होगा, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान क्या होगा, बढ़ते रहेगा। तो ये लिख लो। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आएगा तो लिख देना ये सब। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।